हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। आज हम बात करेंगे पीडीसी के बारे में, यानी कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ओके, तो रेगुलेशन का मतलब होता है एक्टिवेटर और इनहिबिटर दोनों काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक्टिवेटर और इनहिबिटर के बारे में बात नहीं करेंगे। एक्चुअल में ये किस तरीके से इस पीडीसी का जो मैकेनिज्म होता है वो उसको हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है उसको देखेंगे। एक्टिवेटर और इनहिबिटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। तो ये जो पीडीसी एंजाइम होता है ये एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पीडीसी। ओके, तो ये जो पीडीसी एंजाइम होता है, ये जो पीडीसी कॉम्प्लेक्स होता है, ये 3 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। पहला होता है E1 पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, दूसरा होता है E2 डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, और तीसरा होता है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज। ओके, तीनों एंजाइम आपस में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तभी ये एंजाइम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। आप देखिए हो कि जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनता है, तो जब एसिटाइल कोए बनता है तो वहाँ CO2 रिमूव होता है और NADH का फॉर्मेशन होता है और एसिटिल कोए बनता है। तो 3 चीज़ एक साथ परफॉर्म हो रहा है, तो तीनों चीज़ को एक साथ परफॉर्म करने के लिए पीडीसी जो कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। तो ये किस तरीके से इस रिएक्शन को हम देखेंगे, इस मैकेनिज्म को, ये जो मैकेनिज्म होता है किस तरीके से होता है, उस मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए 5 कोफैक्टर का यूज होता है। पहला कोफैक्टर है थायमिन पायरोफॉस्फेट यानी कि TPP, दूसरा है लिपोइक एसिड यानी कि लिपोमाइड, और तीसरा होता है कोएंजाइम ए, और चौथा होता है FAD, और पांचवा होता है NAD। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से 5 कोफैक्टर आपस में मिल करके इस पूरे कॉम्प्लेक्स को रेगुलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। पायरुवेट यहाँ हम लिए हैं। पायरुवेट से क्या होगा, जब ये पायरुवेट है, पायरुवेट से CO2 बाहर निकल जाएगा। CO2 को बाहर निकालने के लिए जो पहला कोफैक्टर है, देखिए हम पहला स्टेप्स की बात कर रहे हैं। पहले स्टेप्स में क्या होगा, जो TPP होता है, TPP क्या करेंगे, CO2 को बाहर निकाल देंगे और CO2 की जगह पर खुद TPP ऐड हो जाएगा। तो पायरुवेट के साथ जैसे TPP ऐड हो जाएगा तो ये जो बनेगा प्रोडक्ट, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। ओके, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। और ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, ये जो E1 है, यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 बोल सकते हो या E1 बोल सकते हो। E1 में जो एंजाइम है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस। ओके, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम फर्स्ट E1 एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये स्टेप्स परफॉर्म हो रहा है। दूसरे स्टेप्स में क्या होगा, दूसरा जो कोफैक्टर है उसका नाम है लिपोमाइड या लिपोइक एसिड। ओके, लिपोमाइड अभी क्या है, ऑक्सीडाइज स्टेज में है। तो हाइड्रोक्सी इथाइल TPP और लिपोमाइड आपस में क्या होगा, कंडेंस होगा। और जब जैसे ही आपस में कंडेंस होगा तो यहाँ से TPP क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और TPP बाहर निकल जाएगा तो जो हाइड्रोक्सी इथाइल और लिपोमाइड आपस में कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल डाईहाइड्रोलिपोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एसिटाइल डाईहाइड्रोलिपोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअल में आपको यहाँ पर सिर्फ ये जो सल्फेट ग्रुप है इसमें एक ही हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो तीसरा रिएक्शन है, यानी कि तीसरा रिएक्शन में जो कोफैक्टर है उसका नाम है कोएंजाइम ए। ओके, ये कोएंजाइम ए क्या है, तीसरा कोफैक्टर है। इस कोफैक्टर से भी क्या करेंगे, ये जो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप, इसमें जो हाइड्रोजन ग्रुप एक लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इस कोएंजाइम से एक्सेप्ट करेंगे और ये डाईहाइड्रोलिपोमाइड में चेंज हो जाएगा। तो तीसरा कोफैक्टर का जो काम होता है, उस कोफैक्टर का काम होता है ये एसिटाइल ग्रुप को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एसिटाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करेंगे, और एसिटाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया है और इसके बाद बचा क्या है, S-CoA। तो S-CoA के साथ इस तरीके से ये बाइंड हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोए में या एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीसरा कोफैक्टर का काम इस तरीके से होता है। अब ये पूरा क्या बन गया है, डाईहाइड्रोलिपोमाइड में कन्वर्ट हो गया है। ओके, पहले एसिटाइल डाईहाइड्रोलिपोमाइड था, अब किस में कन्वर्ट हो गया है,
अब ये फुल्ली क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ पर हाफ रिड्यूस था, अब यहाँ पर क्या हो गया, फुल्ली रिड्यूस हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, डाइहाइड्रोलिपोमाइड में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, जैसे ही डाइहाइड्रो में कन्वर्ट हो गया है, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, इस तरीके से ये रिड्यूस हो गया है। अब यहाँ से जो चौथा रिएक्शन हम देखेंगे, यहाँ पर चौथे रिएक्शन में जो हमारा जो को फैक्टर है उसका नाम है FAD। अब FAD क्या करेंगे, यहाँ से ये जो डाइहाइड्रोलिपोमाइड है इससे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन FAD डायरेक्टली यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करता है। FAD के साथ 2 सल्फाइड ग्रुप और लगा हुआ है। ये सल्फाइड ग्रुप यहाँ पर ऑक्सीडाइज स्टेज में। अब ये सल्फाइड क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही ये जो आपका डाइहाइड्रोलिपोमाइड है ये जैसे ही क्या हो जाएगा, फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कि ऑक्सीडाइज कब होगा, जब ये दोनों हाइड्रोजन को किसको दे देगा, सल्फाइड को दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये फिर से ऑक्सीडाइज हो चुका है। अब दोनों हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सल्फाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा 4th स्टेप इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर जो एंजाइम का यूज हो रहा है उसका नाम है, यानी कि जो E2 एंजाइम है उसका नाम है डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ओके, यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, इसके इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज। 4th रिएक्शन में हम देखते हैं, 4th रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। 4th रिएक्शन का जो कोफैक्टर वो क्या है, FAD है। लेकिन FAD डायरेक्टली यहाँ पर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे जहाँ पर डायरेक्टली आपको बताया जाएगा कि FAD क्या करता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन हाइड्रोजन को डायरेक्ट FAD एक्सेप्ट नहीं करता। सबसे पहले जो सल्फाइड ग्रुप है वो क्या है, पहले रिड्यूस होता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो सल्फाइड ग्रुप है ये रिड्यूस हो चुका है। जैसे ये रिड्यूस हो चुका है, अब ये रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो सल्फाइड है ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा। और जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा तो FAD यहाँ पर रिड्यूस हो गया है। अब फाइनल क्या हो गया, यहाँ पर FAD रिड्यूस हो चुका है। इस तरीके से FAD रिड्यूस हो जाएगा। और FAD का मतलब ये 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका चौथा स्टेप है, जो E3 एंजाइम है उसका नाम है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, ये जोड़ देंगे किसके साथ, FAD के साथ। अब FAD फुल्ली क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। FAD जैसे ही रिड्यूस हो जाएगा तो ये FAD क्या होगा, फिर वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमारा जो 5वां जो कोफैक्टर है उसका नाम है NAD+। ओके, NAD+। अब ये NAD+ क्या करेंगे, FAD से 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे और किस में चेंज हो जाएगा, NAD+ में NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH+H+। ओके, या आप बोल सकते हो कि NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा 5 कोफैक्टर मिलकर के इस पूरे रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो इस आइए देखते हैं हम इसका कुछ बेसिक्स फंक्शन किस तरीके से होता है। ये हमने यहाँ पर इसका कुछ कोफैक्टर लिखे हैं। कोफैक्टर, पहला कोफैक्टर है TPP, उसके बाद है लिपोमाइड, तीसरा है कोएंजाइम A, चौथा है FAD और 5वां क्या है, NAD। ओके, NAD। इसका जो लोकेशन होता है, जो TPP होता है बाउंड किसके साथ बाइंड होता है, E1 के साथ बाइंड होता है, E1 एंजाइम के साथ। जो लिपोमाइड है वो क्या होता है, कोवेलेंटली लिंक होता है किसके साथ, E2 के साथ। E2 में E2 जो एंजाइम है उसका जो लाइसिन रेसिड्यू होता है, उस लाइसिन रेसिड्यू के साथ क्या होता है, बाइंड होता है। ओके, जो कोएंजाइम थर्ड जो कोफैक्टर होता है वो किसके साथ बाइंड होता है, उसका लोकेशन कहाँ पर होता है, सबस्ट्रेट फॉर E2 एंजाइम। ओके, ये क्या होता है, कोएंजाइम, ये E2 एंजाइम का क्या है, सबस्ट्रेट है। उसके बाद जो आपका FAD होता है वो किसके साथ बाइंड होता है, E3 के साथ बाइंड होता है। ओके, देखिए यहाँ पर हम बार बार एंजाइम का नाम नहीं ले सकते, इसलिए आप E1, E2 और E3 को ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद जो आपका NAD होता है वो उसका जो सबस्ट्रेट होता है वो E3 होता है। और इसका जो फंक्शन होता है, किस तरीके से इसका फंक्शन होता है, जो आपका TPP होता है उसका फंक्शन क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेट पायरुवेट, यानी कि वो पायरुवेट को क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेट करता है, यानी कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है और खुद उसके जगह पर TPP बाइंड हो जाता है। उसके बाद जो आपका दूसरा कोफैक्टर है, जो आपका लिपोमाइड है, लिपोमाइड क्या करता है, एक्सेप्ट द हाइड्रोक्सी इथाइल कार्बोनियन आयन। ओके, क्या करता है, ये जो आपका जो हाइड्रोक्सी इथाइल TPP है उसके साथ उसको क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एसिटाइल डाइहाइड्रोलिपोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद जो हमारा कोएंजाइम ये है उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है,
उसको वो क्या करता है, एक्सेप्ट द एसिटाइल ग्रुप, उसको एसिटाइल ग्रुप को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और किससे एक्सेप्ट करता है, एसिटाइल डाइहाइड्रोलिपोमाइड से सिर्फ एसिटाइल ग्रुप को एक्सेप्ट करता है और एसिटाइल CoA में चेंज हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारा FAD होता है उसका काम क्या होता है, FAD का काम क्या होता है, रिड्यूस बाय डाइहाइड्रोलिपोमाइड। जो आपका डाइहाइड्रोलिपोमाइड है उससे 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है FAD और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद जो पांचवा हमारा जो कोफैक्टर उसका नाम है NAD, और NAD क्या होता है फाइनली किसके थ्रू रिड्यूस होता है, FADH2 के थ्रू रिड्यूस होता है। जो FADH2 जो रिड्यूस स्टेज में है तो FAD से क्या करेंगे, NAD 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे और NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और FAD क्या होगा, फिर से वापस ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।